Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. I think let's start the session. Okay, rubrics word जो है, it has been taken from Latin. ये Latin word है और इसके जो लफ्ज़ है, बेसिक लफ्ज़ जो है that is ruber, और इस लफ्ज़ की मीनिंग है रेड कलर। असल में जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे पुराने ज़माने में, तो उनको हाईलाइट किया जाता था या रेड इंक से लिखा जाता था, और जो ए रेड इंक, जिस तरह हम हाईलाइटेड अल्फाज कहते हैं, तो उस तरह जो रेड इंक से लिखे जाते थे अल्फाज, तो उनको रूबर कहा जाता था। सो इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम देयर, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं तो उनको रेड स्याही से लिखा जाता था, एंड फ्रॉम देयर द वर्ड रूब्रिक हैज़ बीन derived. And we can also define rubric as a scoring tool, a scoring criteria that lays out specific expectations for an assignment. कोई भी टास्क हम जो देते हैं, कोई भी बच्चों को अगर टास्क देते हैं, it may be a written work, it may be a project, it may be an assignment, it may be an essay writing, etc. So whatever we are giving, उसके लिए जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स होते हैं, कि इन एक्सपेक्टेशंस या इंडिकेटर्स के अगेंस्ट हम इनकी मार्किंग करेंगे। सो जिनके अगेंस्ट हम मार्किंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड द रूब्रिक्स। अब रूब्रिक्स की जरूरत क्या है? असल में रूब्रिक्स जो है आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जो मार्किंग स्कीम है या मार्किंग क्राइटेरिया है, कि हमने मार्किंग किन किन चीज़ों की बुनियाद पे करनी है, या किन किन चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे और उसके बेस पे हम मार्किंग करेंगे। सो रूब्रिक्स का एक फ़ायदा तो बहुत बड़ा ये है कि एक यूनिफॉर्मिटी आती है मार्किंग में। यानी आप कोई मार्किंग के लिए अगर पेपर डिफरेंट टीचर्स को दे दें और उनसे कहें कि आप सेम क्वेश्चन को मार्क कर ले, वी हैव टू प्रैक्टिस इट इन असेसमेंट ट्रेनिंग। जो असेसमेंट की ट्रेनिंग थी, तो वहाँ पर हमने सेम एसे को डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को दिया, तो एक ने 6 मार्क्स दिए, एक ने 7 मार्क्स दिए, कहीं पर 3 मार्क्स किसी ने दे दिए, किसी ने 10 मार्क्स दे दिए। उनसे जब हमने पूछा कि क्यों कर आपने 3 दे दिए, क्यों कर आपने 7 दे दिए, तो हर एक के पास अपनी अपनी जस्टिफिकेशन थी। इस अपनी अपनी राय या सब्जेक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए रूब्रिक्स की ज़रूरत होती है कि हर टीचर जो है, जो अलॉटेड मार्क्स है किसी भी एरिया के लिए, तो उससे ज़्यादा ना दे, और उससे जो मिनिमम है तो मिनिमम से कम ना दे, और मैक्सिमम से ज़्यादा ना दे। सो एक तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए रूब्रिक्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नंबर 2 एंड द वेरी इम्पॉर्टेंट वन इज कि ये फीडबैक प्रोवाइड करती है टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। फीडबैक किस सेंस में कि जब आपने मार्किंग क्राइटेरिया या मार्किंग स्कीम मुतय्यन कर ली और साथ में लिखा कि फला एरिया के लिए इतने मार्क्स होंगे, फला एरिया के लिए इतने मार्क्स होंगे, तो जब ओवरऑल अगर क्वेश्चन को मार्क किया जाए, सो वहां पर आपके पास टोटल मार्क्स आ जाते हैं कि 7 आउट ऑफ 10 या 5 आउट ऑफ 10 या 8 आउट ऑफ 10। सो इट इज गिविंग यू नथिंग एट ऑल और नो इन्फॉर्मेशन एट ऑल कि कौन सा एरिया था जो बच्चे का कमजोर था। लेकिन अगर आप रूब्रिक्स के अगेंस्ट पेपर के या क्वेश्चन के मार्किंग करेंगे, सो आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स या डिफरेंट इंडिकेटर्स के अगेंस्ट उनकी मार्किंग कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कौन से एरिया या कौन से इंडिकेटर के अगेंस्ट बच्चे की परफॉर्मेंस कमजोर है। सो नेक्स्ट टाइम यू विल फोकस ऑन दैट स्पेसिफिक एरिया ओनली। मिसाल के तौर पर एक पैराग्राफ बच्चे ने लिखना था, उस पैराग्राफ के अंदर जो मुख्तलिफ बातें हो सकती थी, एक ये है कि उनका ग्रामर मीन्स टेंसेस वगैरह, एक है वोकेबलरी मीन्स स्पेलिंग वगैरह, तीसरी बात जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, चौथी बात ये थी कि आया जो सेंटेंसेस के बीच में कोई कनेक्टिविटी है कि नहीं। अब ये 4 मुख्तलिफ एरियाज थे जिनके लिए हमने मुख्तलिफ मार्क्स रखे थे। अब बच्चे ने जब पेपर अटेम्प्ट कर लिया तो देखा गया कि बच्चा ग्रामर के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, मतलब सेंटेंस बना सकता है, लेकिन वोकेबलरी उसकी कमज़ोर है, स्पेलिंग वगैरह बहुत कमज़ोर है।
बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ठीक है, बाकी जो है कनेक्टिविटी वगैरह भी है। अब जब मार्किंग करेंगे तो आपको सिर्फ एक एरिया का पता चल गया कि वोकेबलरी बच्चे की कमजोर है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको उनको पढ़ाएं, असेसमेंट से हमें यही पता चलता है कि कहाँ पर कोताही है, कहाँ पर कमजोरी है। सो आप सारी की सारी चीजें पढ़ाने की बजाय जब फोकस करेंगे कि बच्चे की जो वोकेबलरी कमजोर है, तो एक वोकेबलरी एरिया पर फोकस किया जाएगा इन फ्यूचर। सो इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। नंबर थर्ड के रूब्रिक्स से प्रोफेशनलिज्म आती है। प्रोफेशनलिज्म ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड व्हेन यू नो द टेक्निकलिटीज। अगर आपको याद हो तो हमने जो डिफरेंट स्किल्स पढ़े थे, तो वहां पर स्किल नंबर 1 था कि टेक्निकल स्किल्स आपको आनी चाहिए। उन टेक्निकल स्किल्स में आइटम डेवलपमेंट भी था और उसी के अंदर रूब्रिक्स डेवलपमेंट भी था। जब आप टेक्निकली साउंड होते हैं, सो यू बिकम मोर प्रोफेशनल देन। अब ये प्रोफेशनलिज्म आप में डेवलप होगी जब आप रूब्रिक्स डेवलप करना सीखेंगे और उनके अगेंस्ट मार्किंग करना शुरू कर देंगे। जो बेहतरीन फार्मूला है कि जब भी आप क्वेश्चंस डेवलप करें, सो क्वेश्चंस से पहले मार्क्स, मार्क्स के बाद फिर क्वेश्चन बनाने हैं। रिपीटिंग, हम क्या करते हैं, पहले सवाल लिख लेते हैं, इट इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इट्स क्वेश्चन नंबर 3, इट्स क्वेश्चन नंबर 4, मिसाल के तौर पर, और हमारे पास है 20 नंबर। तो हम क्या शुरू कर लेते हैं, यहाँ पर भी 5 लिख लिया अपनी मर्जी से, यहाँ पर 7 लिख लिए, यहाँ पर 3 लिख लिए, यहाँ पर फिर 5 लिख लिए। सो हम क्वेश्चंस पहले लिख लेते हैं और मार्क्स उनके सामने बाद में लिखते हैं। जो स्टैंडर्डाइज्ड आइटम्स होते हैं, जो स्टैंडर्डाइज्ड पेपर होते हैं, तो मार्क्स पहले लिखे जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 3 मार्क्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 2 मार्क्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए इतने होंगे, जो एमसीक्यूज है उनके लिए इतने, जो आरआरक्यूज है उनके लिए इतने मार्क्स होंगे, और हर एक क्वेश्चन के लिए इतने इतने मार्क्स होंगे। अब अगर मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 के 3 मार्क्स थे, तो अब क्वेश्चन जो डेवलप करेंगे तो इस चीज का ख्याल रखेंगे कि वो 3 नंबर वाला ही हो, 3 मार्क्स वाला ही हो। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो 2 मार्क्स का था मिसाल के तौर पर, तो अब आइटम आपने इस तरह से डेवलप करना है कि वो 2 मार्क्स ही का हो। सो मार्क्स फर्स्ट इन दिस सेंस, क्वेश्चन नंबर्स लिखकर आगे मार्क्स लिख लें और मार्क्स के हिसाब से फिर क्वेश्चन डेवलप करें, बजाय इसके कि क्वेश्चंस डेवलप करके उनके आगे आप मार्क्स लिखें। इससे जो चौथा फायदा इसका है रूब्रिक्स का, कि इससे स्कोरिंग बड़ी आसान होती है। यानी आपने कोई ऐसे, कोई स्टोरी या कोई लॉन्ग क्वेश्चन या व्हाटएवर आपने क्वेश्चन पेपर में दे दिया, जब बच्चे ने आंसर दे दिया, तो आप साथ में रूब्रिक्स या पॉसिबल आंसर्स प्लस रूब्रिक्स। रिमेंबर वन थिंग, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर डेवलप होता है, सो इसी तरह से आंसर पेपर भी डेवलप किया जाना चाहिए। रिपीटिंग, जिस तरह से हम क्वेश्चन पेपर डेवलप करते हैं, इसी तरह से आंसर पेपर भी, सॉल्व आंसर पेपर भी डेवलप करके उसके आगे मार्क्स भी लिखने चाहिए। दिस होल थिंग इज आल्सो कॉल्ड द रूब्रिक्स देन। सो मार्किंग बड़ी आसान होती है। क्योंकि आपने अगर मिसाल के तौर पर ऐसे दे दिया, बच्चे ने अटेम्प्ट कर लिया, आप भी मार्किंग कर रहे हैं और आपके अलावा ऐसा बंदा उस पेपर की या उस ऐसे की मार्किंग कर रहा है जिसने वो पेपर डेवलप नहीं किया, तो अगर आपने साथ में रूब्रिक्स नहीं दिए, तो आप अपने एंगल से, अपने एस्पेक्ट से आप मार्किंग कर रहे हैं और दूसरा बंदा जो है अपने एस्पेक्ट या अपने एंगल से मार्किंग कर रहा है। लेकिन अगर आप रूब्रिक्स दे दें, सो नाउ ही इज रिस्ट्रिक्टेड, और आपके जहन में जो बात थी तो उसी के हिसाब से उसकी मार्किंग कर रहा है। सो इवन वो लोग जिन्होंने पेपर डेवलप नहीं किए, उनको आप रूब्रिक्स दे दें तो उनके मार्किंग में इतनी वेरिएशन नहीं आएगी। जो बोर्ड के अंदर पेपर्स होते हैं, सो वहां पर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर पेपर्स भी दिए जाते हैं, सॉल्व आंसर पेपर्स, और आगे मार्क्स भी लिखे जाते हैं। तो जो बंदा भी डेवलप करे, जिसने डेवलप किया हो तो खुद मौजूद नहीं होता, लेकिन जो बंदा अगर मौजूद ना भी था, लेकिन एटलीस्ट ही नोज हाउ टू मार्क देम, क्योंकि पेपर डेवलपर ने पहले से जहन में रखा था कि कौन कौन से के लिए कितने कितने मार्क्स होंगे, और रिटन फॉर्म में उनको प्रोवाइड भी किया था। एंड द लास्ट वन, कि स्टूडेंट्स को भी ये पता होगा कि एक्सपेक्टेड आउटकम्स किसी क्वेश्चन के अंदर क्या है। रिमेंबर वन थिंग, कि जो हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं और आगे लिख लेते हैं 2 + 3 + 1, ये भी एक रूब्रिक है। तो यहाँ पर हम उनको बता रहे हैं कि क्वेश्चन का जो पहला पोर्शन है, तो इसके लिए मिसाल के तौर पर
डिफाइन केमिस्ट्री तो डिफिनीशन के 2 मार्क्स आ गए। बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स तो +2 आपने लिख लिया, 2 + 2 = 4। अब बच्चे को पता है कि पहले वाली डिफिनीशन मैंने लिख ली तो 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर 2 एग्जांपल्स मैंने लिख लिए सो 2 मार्क्स मजीद मिल जाएंगे। सो इवन अगर उनको डिफिनीशन नहीं भी आती, डिफिनीशन को छोड़कर एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स लिख लेगा। सो बच्चे को पहले से पता होता है कि क्या एक्सपेक्टेशंस है मुझसे कि मैं इस पेपर के अंदर क्या किन किन चीज़ों के किन किन सवालों के जवाब दे दूं। अब 2 किस्म के होते हैं रूब्रिक्स, एक को कहते हैं होलिस्टिक रूब्रिक्स एंड वन इज कॉल्ड एनालिटिक रूब्रिक्स। जो होलिस्टिक रूब्रिक्स हैं, जो हम मार्किंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक। क्वेश्चन लिख लिया और आगे हमने लिख लिया 10 मार्क्स, क्वेश्चन लिख लिया आगे लिख लिया 5 मार्क्स, क्वेश्चन लिख लिया आगे लिख लिया हमने 15 मार्क्स। ये जो टोटल मार्क्स हम आगे लिख लेते हैं दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक रूब्रिक्स। इवन दे आर द रूब्रिक्स, लेकिन कॉल्ड होलिस्टिक रूब्रिक्स। लेकिन अगर हम पार्ट्स में तकसीम कर ले इन 5, 10 या 15 मार्क्स हो, मुख्तलिफ एरियाज के लिए मुख्तलिफ मार्क्स हम मुतय्यन कर ले पहले से और वो लिख के दे दे उनको, सो दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल रूब्रिक्स। जब एज अ होल मार्क्स रखते हैं दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक रूब्रिक्स, और मार्क्स को जब हम पार्ट्स में तकसीम कर लेते हैं सो दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल रूब्रिक्स। देन अब कुछ मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के रूब्रिक्स को देख लेते हैं कि रूब्रिक्स इस तरह से डेवलप किए जाते हैं। नाउ लुक एट फ्यू एग्जांपल्स। ये साइंस सब्जेक्ट है और सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस बाय गिविंग एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। सो पहले डिफरेंशिएट करना था, किस तरीके से करना था, बाय गिविंग 3 एग्जांपल्स और 3 पॉइंट्स। यहाँ पर 1, 2, 3 पॉइंट्स है। पॉसिबल आंसर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के हमने लिख दिए, ये पॉसिबल आंसर्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ द रूब्रिक आल्सो। और टोटल मार्क्स 6 रख के इसके लिए 6 मार्क्स। सो इट इज होलिस्टिक रूब्रिक। लेकिन अगर फर्दर हमने कहे वो लिखा कि 2 मार्क्स फॉर ईच कंप्लीट डिफरेंस, 3 रिक्वायर्ड, 3 हमारी रिक्वायरमेंट थी, हर एक के लिए एक एक डिफरेंस अगर उन्होंने बता दिया तो उनको 2 मार्क्स मिलेंगे। सो दिस इज एनालिटिकल रूब्रिक देन, एंड इट इज कॉल्ड द रूब्रिक आल्सो। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, 6 स्टेप्स आपके पास हैं, ये क्वेश्चन है एंड दीज आर द 6 स्टेप्स। टोटल 6 मार्क्स इस क्वेश्चन अगर सही कर लें, अगर एज अ होल लिख लें सो इट इज होलिस्टिक, लेकिन फर्दर डिवाइड कर लें 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट स्टेप। किसी भी स्टेप को उन्होंने ठीक कर लिया तो 1 मार्क उनको मिल गया, दूसरा गलत कर लिया तो इसके मार्क नहीं मिलेंगे, तीसरा वाला चौथा वाला फिर ठीक कर लिया तो ये फिर इसके मार्क्स को मिलेंगे, ये नहीं किया तो नहीं मिलेंगे। जो काम उसने ठीक किया हो उसके मार्क्स उसको मिलेंगे, जो ठीक काम उसने ठीक ना किया हो उसके उनको नहीं मिलेंगे। रिमेंबर वन थिंग, हम ये जो क्रॉस लगाते हैं क्वेश्चन पर इस तरह से, तो आपने उसके जहन पर क्रॉस लगा दिया, ऐसे क्रॉस कभी भी नहीं लगाना, ऐसे करना है, अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है, क्वेश्चन मार्क आगे डालना है, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पर, बल्कि बच्चे को भी पता हो कि कहाँ पर गलती हुई है। इसी तरह से इसे बेचारे ने अल्फाज बहुत से लिख लिए, पूरा पेज भर लिया, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक सारी की सारी थी। अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स थी लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने प्रोड्यूस किया था, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए जितने मार्क्स थे तो वो तो आप काट सकते हैं, लेकिन इजाफी मार्क्स जो है यू आर नॉट अलाउड टू, उनको कभी आप काट नहीं सकते। अब मुख्तलिफ ERQs के लिए आप देखें कि किस तरह से रूब्रिक्स बने हुए हैं। यहाँ पर एक और चीज को भी हम सीखेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम आई विल टेल यू व्हाट्स दैट। नाउ अगर एसे राइटिंग है तो दीज आर द इंडिकेटर्स और एरियाज, एक है लेंथ, एक है रिलेवेंसी ऑफ द मटेरियल, एक है फ्लुएंसी इन राइटिंग है, एक है ग्रामर के लिए और एक है स्पेलिंग या वोकैबुलरी जिसको कहते हैं। अब ये तो 5 एरियाज हो गई। आगे हमने लिखा वीक, एवरेज एंड गुड। अगर वीक है तो 1 मार्क मिलेंगे, एवरेज है तो 2 मार्क्स मिलेंगे और अगर गुड है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर एक इजाफी बात बता दूं कि हम जो ये वीक, एवरेज और गुड का लफ्ज लिखते हैं तो ये वीक किसे कहेंगे, एवरेज किसे कहेंगे और गुड किसे कहेंगे, इनकी फर्दर
डिटेल्स हैं, एक्सप्लेनेशन है. वीक, लेस रेलिवेंट विल मीन वीक. Randomly written will mean weak or poor. Very few lexical aspects will mean weak or poor. Remember one thing, even this explanation of these words are called rubrics. Repeating, वहां पर तो हमने 1 2 3 को कहा था कि these are the rubrics. कि 1 मार्क है, 2 मार्क्स है, 1 मार्क है, 2 मार्क्स है या 3 मार्क्स है, these are called the rubrics. एक तो इनको भी कहते हैं rubrics. रिसर्च पेपर में जब आप लिखते हैं एवरेज या वीक या पुअर या एक्सेलेंट, गुड वगैरह वगैरह, तो अब वीक किसे कहेंगे, एवरेज किसे कहेंगे और गुड किसे कहेंगे, तो फर्दर आपने इनको एक्सप्लेन भी करना है कि कौन कौन सी बातें होंगी तो फिर हम वीक कहेंगे, कौन कौन सी बातें होंगी जिनको एवरेज कहेंगे, कौन कौन सी बातें होंगी जिनको गुड कहेंगे. तो ये कौन कौन सी बातें, दिस एक्सप्लेनेशन, दीज वर्ड्स और दीज स्टेटमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड द रूब्रिक्स. सिर्फ 1 2 3 को रूब्रिक्स ना कंसिडर कीजिएगा, किसी भी वर्ड की फर्दर एक्सप्लेनेशन को भी, इंटरप्रिटेशन को भी रूब्रिक्स कहते हैं. सो अगर ये वाला है तो इतने मार्क्स मिलेंगे, ये वाला है तो इतने मार्क्स मिलेंगे. नाउ यू नो डोंट नो. पर टोटल थे आपके पास 15 मार्क्स. सो 15 के लिए 5 मार्क्स जो थे for these areas, or if these things attempted maximum वो 10 कर सकेगा. अगर इतना बच्चे ने कर लिया तो फिर वो 15 मार्क्स दे सकेगा. इसी तरह से अगर आप ये स्टोरी राइटिंग को देखें तो स्टोरी राइटिंग के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, बिगिनिंग है, प्रॉब्लम को किस तरह से उन्होंने डिफाइन किया है, सेंटेंस स्ट्रक्चर उसके अंदर किस तरह सोल्यूशन दी है कि नहीं दी है, लेंथ ऑफ द स्टोरी इतनी है कि नहीं है. फिर अगर सिर्फ एक पॉइंट लिखा, मिसाल के तौर पर सिर्फ टाइटल लिखा, ठीक था, सो 1 मार्क मिलेंगे. सिर्फ सीन प्रोवाइड किया तो 1 मार्क मिलेंगे. सिर्फ कैरेक्टर्स का जिक्र किया सो 1 मार्क मिलेंगे. अगर 2 चीजों की बात हो गई तो फिर 2 मार्क्स मिलेंगे. अगर तीनों की बात हो गई तो फिर 3 मार्क्स मिलेंगे. सो इट्स अ रूब्रिक फॉर a story also. These are just sample rubrics जो हमने डेवलप किए थे मुख्तलिफ एग्जाम्स वगैरह के लिए. लेकिन आप अपनी तरफ से भी जो अगर कोई पैराग्राफ वगैरह डेवलप कर रहे